नमस्कार, पावर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश, मेरे साथ है विनीत। 140 करोड़ से ज्यादा लोग, सैकड़ों भाषाएं, अनेकों जातियां और अलग अलग धर्म। भारत जैसे देश को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता। हमारे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है। इसीलिए हमारे पुरखों ने बनाया हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन। आज हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो चुके हैं। ये संविधान ही वो आईना है जिसमें हम सभी भारतीय अपनी पहचान पाते हैं और खुद को बेहतर भी कर सकते हैं। विनीत, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना उसकी नींव कंस्टिट्यूएंट असेंबली में रखी गई। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी राष्ट्र निर्माता थे पूरे देश भर से जुटे थे और उन्होंने एक पूरी रिग्रेस प्रोसेस फॉलो की। बिल्कुल, देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 महीने लगभग उस पे कॉन्स्टिट्यूशन पे काम की है। उसके बाद ये फाइनल फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट हमारे पास सामने तैयार है। तो इसके पीछे काफ़ी रिग्रेस एक्सरसाइज थी। सारे जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो पूरे देश से चुन के आए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स से चुन के वहाँ पे आए थे। और उसके पहले भी आज़ादी में उनका काफ़ी योगदान रहा। फ्रीडम फाइटर्स रहे वो, ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और फ्रीडम की मांग करते रहे। और फाइनली उनको ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तौर पे एक मौका मिलता है कि आप अपना संविधान बनाइए। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग पार्टियों से भी थे। बिल्कुल, डाइवर्सिटी भी वहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखने मिली। जी। तो इनिशियली लगभग 382 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद 299 मेंबर्स ही बचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फर्स्ट सेशन अगर देखें तो फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था दिसंबर 1946 में, बिफोर आवर इंडिपेंडेंस के ही 8 महीने पहले लगभग। यस। तो उसमें फर्स्ट सेशन में काफ़ी सारी कमिटियां फॉर्म की गई थी, जिन कमिटीज़ को अपने अपने रेस्पेक्टिव कुछ टॉपिक्स दे दिए गए थे। भाई, उसमें आप रिसर्च कीजिए और उसमें आप अपना इनपुट दीजिए, जो भी सजेशंस आप दे सकते हैं। तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ कमिटीज़ हुई, फेडरल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हुए समझने के लिए यूनियन के क्या पावर रहेंगे, स्टेट्स के क्या पावर रहेंगे, यस, उसके लिए कुछ कमिटीज़ बनी, ड्राफ्टिंग कमिटी बनी। तो ये सारी तरह तरह की कमिटियां बन के उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई कि इन एरियाज में आप रिसर्च कीजिए और इस कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट के लिए आप अपने इनपुट दीजिए। तो फिर ओवर 1 ईयर वो कमिटीज ने अपना रिसर्च किया, फिर अपने रिकमेंडेशंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए, ड्राफ्ट कमीशन को दिए। यस, ये आपने जैसे बताया कि दिसंबर 1946 में कमिटीज अनाउंस हो गई, उन्होंने अपना काम करना चालू कर दिया और उसके बाद अक्टूबर 1947 में ये सारी कमिटीज की रिकमेंडेशंस को साथ लेकर के एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हो गया। जी, उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फरवरी 1948 में पब्लिक किया गया, और पब्लिक से उस पे व्यूज, उस पे सजेशंस, उस पे क्रिटिसिज्म्स जो भी वो दे सकते हैं, इनपुट्स उनके जो वो इनवाइट आम लोगों के लिए वो जारी कर दिया गया, जनहित में जारी कर दिया गया उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, कि पब्लिक को उसमें जो भी कमियां लगे, खामियां लगे या जो भी चीजें उनको समझ में आए वो अपने इनपुट्स दे सकते हैं। राइट। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स ऐसे सजेशंस पब्लिक से इनवाइट किए गए। फिर वो सारे सजेशंस आने के बाद उन सारे सजेशंस को इकट्ठा करके फिर से एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया, जो नवंबर 1948 में तैयार हुआ। और उस 1948 में तैयार हुए ड्राफ्ट को फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये 299 मेंबर्स के सामने रखा गया, जिसमें फिर वो थरोली क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग हुई, डिस्कशंस हुए, हर एक क्लॉज पे, हर एक पॉइंट पे डिबेट हुए, फिर उसमें भी कुछ संशोधन हुए और फिर फाइनल एक ड्राफ्ट बना के तैयार हुआ नवंबर 26 1949 में। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट और अडॉप्ट किया गया। तो इससे पहले कि 1949 और 1946 करीबन 3 साल का लंबा प्रोसेस ये रहा, जिसमें 1 साल तो कमिटीज ने अपने रिकमेंडेशंस दिए, उसके बाद फिर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव थे उनके गाइडेंस में। उसके बाद फिर वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिक किया गया, तब ड्राफ्टिंग कमेटी का रोल यहाँ से चालू हुआ। उसके बाद फिर जो पब्लिक कंसल्टेशन से जो चीजें सामने आई वो सब मिला करके फिर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिस पर फिर क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग चालू हुई, जो फिर करीबन एक साल चली। राइट। तो ऐसा 3 साल का ये पूरा रिगरस प्रोसेस
रहा कंस्टिट्यूएंट असेंबली का हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ये भी हमने अभी जाना कि इतना लंबा प्रोसेस रहा है, लेकिन एक सवाल उठता रहता है आम बोलचाल की भाषा में हम सुनते रहते हैं कि इस देश से उठा करके ला दिया, उस देश से उठा करके कंस्टिट्यूशन में चीजें शामिल कर दी गई। ये पूरा सच तो नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन फ्रेमवर्क जब मतलब इनको बनाने के लिए दिया गया मेंबर्स को, तो जाहिर सी बात है वो भी सारे जगह ढूंढेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो वो सारी चीजें पढ़ी गई और उनमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हमने अडॉप्ट किया और यहाँ पे जो अपने इंडियन सॉइल में इंडियन सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज को इंटैक्ट रखते हुए जो लागू हो सकती हैं उनको हमने अडॉप्ट किया और फिर उनमें हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। बेस्ट ऑफ अस एंड बेस्ट ऑफ वेस्ट कह लीजिए। यस, उसको भी थरोली मतलब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा गया, समझा गया और फिर हमने उसको अडेप्ट किया। Yes. तो इसके बाद एक और बात जो सामने आती है कि कुछ प्रोविजंस को लेकर के ऐसा लगता है कि जैसे बदले की कार्रवाई के तहत जो है इक्वालिटी की जब बात होती है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनके लिए जो प्रोविजंस किए गए, जो सोशल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, उसको लेकर के ऐसी बात सामने आती है कि ये मतलब रेट्रीब्यूशन तो नहीं है कहीं ना कहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि ये कहीं बदले की भावना से तो नहीं है जो चीजें की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है तो पीपल ऑफ इंडिया वर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हीं के इर्द गिर्द उनको सेंटर में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी के बदले की भावना से प्रेरित होके या फिर किसी समुदाय को बदले की भावना से देखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी मतलब एनफोर्स्ड है बाय लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एनफोर्स्ड है राइट टू इक्वालिटी। कोई भी किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म जाति का हो, उसके लिए इक्वल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर किसी ऐसा निशाना बना कर काम है सबके लिए, वी द पीपल। यस, जो हम भारत के लोग हैं उनके लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ये काम किया और भारत का संविधान जो बनकर के तैयार हुआ तो एक कंपैशनेट रवैया रहा जी। थ्रू कंपैशन उन्होंने सारी चीजें देखी, रेट्रीब्यूशन या बदले की भावना से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनीवन एंड एवरीवन। लाइक अगर स्टेट मशीनरी भी अगर किसी इंडिविजुअल को हार्म करना चाहती है, उसके राइट्स को छीनना चाहती है, तो वो नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि भाई कोई कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को एनक्रोच नहीं कर सकते। वो राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर रेट्रीब्यूशन होता तो वो कहते कि प्रिविलेज कम्युनिटीज के लोग अगले 100 साल तक एजुकेशन नहीं पा सकते, जैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हजारों साल से एजुकेशन पर उनका हक नहीं था वैसे ही। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सोशल जस्टिस प्रोविजन स्पेशली रिजर्वेशंस रेट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक एक्सेलरेटेड पाथ है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए जिनके साथ हिस्टोरिक इनजस्टिस हुआ। ठीक कहा विनीत आपने, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। यही से हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट रोल डज इट प्लेज इन आवर लाइव्स? हम आम लोगों के जीवन में कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है? अगर इस पर थोड़ी सी बात करें तो पहला तो है द प्रीएम्बल। प्रस्तावना हमारे संविधान की एक तरीके से जिस्ट है, एक तरीके से सिनॉप्सिस है। प्रीएम्बल पर अगर हम नजर दौड़ाए तो प्रीएम्बल ये कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens justice, liberty, equality and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। जो गारंटी की बात कही आपने जी, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि वो फंडामेंटल राइट्स भारत के नागरिकों से नहीं छीने जा सकते। वो कोई गिफ्ट नहीं है कि आप उसे किसी को दे दे या कोई आपसे छीन ले। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो वो आपका अधिकार है और उसको मान्यता कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो हक आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे रहा है, आपके पास हक पहले से है। भारत का संविधान आपके जो मूलभूत अधिकार है उसको मान्यता देता है, उसकी रक्षा करता है। ये चीज हमें यहाँ पे प्रीएम्बल में भी देखने को मिलती है जब वो कहता है कि टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ह्यूमन डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। जी।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पूरा ध्यान में रख के उन्होंने प्रीएम्बल को भी बनाया कि भाई ये अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में कंफ्यूजन रहे तो यू गो टू प्रीएम्बल, रीड इट, ठीक है, वहां पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा टू मेक एनी डिसीजन फॉरवर्ड। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है प्रीएम्बल, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है और इसकी लैंग्वेज वो बहुत क्रूशियल है। जो लैंग्वेज इसमें यूज की गई है उसको लेकर भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में काफी डिबेट और डिस्कशंस हुए। जैसे हम रिसर्च के दौरान हमने देखा कि कुछ लोग इसमें गॉड यानी भगवान का जिक्र करना चाहते थे, कुछ लोग चाहते थे कि गांधी का यहाँ पे जिक्र हो जी। लेकिन उन सारी बातों को साइड रख करके ये जो लैंग्वेज आज हम देखते हैं इसमें एक बार बदलाव हुआ 1976 में, लेकिन उसका जो एसेंस है, एसेंस को इंटैक्ट रखा गया, वैसा ही रखा गया। आगे बढ़े हम तो फंडामेंटल राइट्स की आप विनीत अभी बात की। फंडामेंटल राइट्स बर्थ राइट है, वो नेचुरल राइट है। अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसके पास वो अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन उसे रिकॉग्नाइज करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी है हमारे संविधान की। जी देखिए, वो तो बर्थ राइट है ही, साथ साथ उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी है ना। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी उन राइट्स को प्रिजर्व करता है, तो वो एक गारंटी हो जाती है कि भाई हाँ, भारतीय है, भारतीय नागरिक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स तो उससे कोई नहीं छीन सकता, है ना। उसमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो इससे काफ़ी और राइट्स भी डिराइव होते हैं, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो भी हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको उन ताकतवर बॉडीज से भी प्रोटेक्ट करता है, आपको राइट्स प्रोवाइड करता है, जो कि स्टेट मशीनरी कितनी भी बड़ी हो, कितने भी बड़े प्रधानमंत्री हो या फिर कितने भी बड़े मंत्री हो, वो आपके राइट को कर्टेल नहीं कर सकते। तो वो आपको एक प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी एट्रोसिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइड करता है, जीने का अधिकार, जिसमें से काफी क्रूशियल है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21। तो उसमें से आपको राइट टू फूड भी डिराइव होता है, राइट टू एयर, फ्री एयर, राइट टू फ्रेश एयर, जिसके लिए आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं दिल्ली में, और उनको फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, मौलिक अधिकार के लिए वो लोग वहां पे जो भी है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये इन राइट्स को इंश्योर करता है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ सिटीजन टू ग्रो एंड डेवलप। एक आम आदमी जिसके पास न ज्यादा पावर है न पैसा है, उसके लिए ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। उसके पास, उसे अगर लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो संविधान उसे ये ताकत देता है, संविधान से उसको शक्ति मिलती है कि वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ सकता है। उसकी रक्षा करने के लिए, आम आदमी की रक्षा करने के लिए, हर भारतीय की रक्षा करने के लिए, किसी भी प्रकार के अन्याय से संविधान उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल, आर्टिकल 32 के अंडर कोई भी नागरिक अपने फंडामेंटल राइट्स का हनन होने के कंडीशन में सीधा सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है थ्रू अ रिट पिटीशन। यस। और इसके अलावा आप बोल रहे थे जैसे कि कोई भी, कितना भी पावरफुल व्यक्ति आ जाए, सरकार आ जाए, स्टेट आ जाए, कोई बड़े अधिकारी आ जाए, लेकिन फिर भी संविधान आम लोगों के साथ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ खड़ा है और उनको वो मौलिक अधिकार गारंटी करता है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल राइट्स। राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स की भी बात की गई है, डेमोक्रेसी के लिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसकी बात की गई है। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 के बाद, 51 में चुनाव होता है एंड वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सो एनीबडी हु क्रॉस्ड 21 ईयर्स बाय दैट टाइम वाज एलिजिबल टू वोट। तो ऐसा एक पॉलिटिकल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनली एनफोर्स्ड है ऑन द गवर्नमेंट्स, ऑन द सिटीजन्स के पास ये शक्ति है कि वो अपनी सरकारें चुन सकती हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, मर्द और औरत के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये एक यूनिक एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे पास है। यूएस 18th सेंचुरी में आजाद हुआ, लेकिन वो 20th सेंचुरी में विमेन्स को और ब्लैक्स को वोटिंग राइट्स दे रहा है जी। यूके 1928 में दे रहा है, और हम 1947 में हमने आजादी पाई, और उसके बाद 1950 से जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तभी से चाहे कोई जाति धर्म का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, अगर वो भारत का नागरिक है, 21 साल उसकी उम्र हो गई उस वक्त, तो वो वोट दे सकता था। और विनीत, इसका भरपूर उपयोग भी किया है हमारे देश के लोगों ने, देश की जनता ने, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस तरीके से इनकलकेट कर चुके हैं। हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को का फायदा हमने जिस तरीके से उठाया, राइट फ्रॉम 51, 52,
फर्स्ट इलेक्शंस, उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम सरकारें बदलती रही, नए गठबंधनों को मौका मिलता गया, नए नेताओं को मौका मिलता गया, भरपूर इस्तेमाल किया है भारत के लोगों ने। ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंश्योर हुआ है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये डॉक्ट्रिन हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम रहा हमारे देश में, और आज उसी का नतीजा है। हम देखिए कि तमाम जो नेता है, चाहे कितने भी बड़े नेता हो, कोई भी नेता हो, हर 5 साल में वो मतदाताओं के घर पर आते हैं। भले 5 साल ना आए, लेकिन जब चुनाव का वक्त होता है तो उन्हें आना ही पड़ता है। ये उनका काम है, ये उनकी मजबूरी है एक तरीके से, कि वो हर 5वें साल आकर के मतदान की अपील करते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं। तो ये बहुत बड़ा अधिकार जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने, राष्ट्र निर्माताओं ने देश के नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया। राइट। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट, एक ये बहुत बड़ा सवाल है। आजकल हम देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर के साथ चलते हैं और हमेशा दिखाते रहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस मनुस्मृति की लड़ाई है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले हैं जी, है ना। लेकिन इतिहास जो है 75 साल का अगर हम इतिहास देखें तो कांग्रेस के वक्त भी, कांग्रेस के रूल में भी ऐसे कारनामे हुए हैं जिससे वो भाग नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमेशा एक चेंज से गुजरता गया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे थ्रेट ये आज अब डिस्कोर्स में है, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट है क्या। कि अब देखिए, पिछले 24 के इलेक्शन में बीजेपी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो ओपोजिशन ने इसको दूसरी तरह से यूज किया कि अगर बीजेपी 400 पार जाती है तो संविधान बदल देगी, संविधान पे खतरा है। तो ये पूरा नैरेटिव वहां से बन के आ रहा है, शिफ्ट हो गया। ठीक है, जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से, और पुराने भी आप जैसे बीजेपी और जनसंघ के अगर देखते हैं, जो है उनके आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स देखते हैं, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करते गए हैं। तो ये सारी चीजें उनके ऊपर लगा दी जाती है कि भाई बीजेपी सरकार है तो कॉन्स्टिट्यूशन को वो डैमेज करने की कोशिश करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हर गवर्नमेंट के पास जब रहा है, हर गवर्नमेंट के हाथ में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन आया है, वो तरह तरह के चेंजेस से गुजरते हुए आया है, एंड इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, आगे भी चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल के मनुस्मृति बन जाएगा अंडर बीजेपी रूल, और आगे भी जितनी सरकारें आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, उसमें हो सकता है कुछ कुछ बदलाव उस तरह से इंडिकेट करें कि भाई जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस समय की, वो उसका एक रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई दे सकता है उनके अमेंडमेंट्स। बीजेपी पर जब ये आरोप लगता है कि वो मनुस्मृति लाने वाले हैं, विपक्ष आरोप लगाता है, तो कांग्रेस को ये याद दिलाते हैं, भाई सबसे ज्यादा समय तक आपने राज किया है, आपने सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए हैं, और कांग्रेस के टाइम पर ही इमरजेंसी भी लगी थी जी, तो वो तो ब्लैक स्पॉट है ही। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनिशियल 30 ईयर्स तो कांग्रेस का रूल ही रहा है देश में, तो उस वक्त भी काफी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए हैं, कई बेसिक स्ट्रक्चर के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। फंडामेंटल्स कांग्रेस रूल के दौरान भी हमने देखा है। फॉर एग्जांपल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर देखें 1976 का, अंडर इंदिरा गांधी रेजिम, वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसे। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। और आप ध्यान रखें कि 1976 में है, इसका मतलब ये इमरजेंसी के दौरान लागू किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जब तो सब पार्लियामेंट सस्पेंडेड था और इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल हो गई थी, उस बीच में ये अमेंडमेंट लाया गया। राइट, उस बीच में अमेंडमेंट लाया गया, तो भाई जाहिर सी बात है, जो भी इंदिरा को उस वक्त अपोज कर रहे थे, इंदिरा गांधी को, वो सारे लोगों के लिए ये काफी ओवर रीचिंग लगा कि भाई पार्लियामेंट को ओवर रीचिंग पावर्स मिल रही हैं। पार्लियामेंट को ज्यादा पावरफुल कर दिया था, 6 इयर्स का टर्म कर दिया उन्होंने, राइट, 5 ईयर से 6 इयर्स को कर दिया, बाद में उसको रिवर्स किया गया। प्राइम मिनिस्टर को काफी ओवर रीचिंग पावर्स मिल रही हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन से, उस तरह से मोल्ड किया गया। तो ऐसा आरोप ऑपोजिशन ने लगाया उनके ऊपर। कई जगह उनको इम्पोजिंग भी लगा होगा कुछ कुछ कानून, जैसे कि डीपीएसपीस के को प्रेसिडेंस देते हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राइट, स्टेट अगर कुछ भी पॉलिसीज बनाती है आम जनता के लिए, तो वो डीपीएसपी से अपना इंस्पायर होके अपनी स्टेट पॉलिसीज बनाती है। तो उनको ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए कई जगह फंडामेंटल राइट्स को भी कर्व करना पड़ा। ये बहुत बड़ा एक कदम था इंदिरा गांधी का कि फंडामेंटल राइट्स को वीकेन करना।
राइट। डॉक्टर अंबेडकर के हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीचेस पढ़ेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल। और उसी को वीकेंड करने की कोशिश की गई थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। राइट। तो ऐसे ऐसे प्रोविजंस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कांग्रेस ने भी लेके आई थी, इसलिए उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आप बता रहे हैं। यस। और ये काफी क्रिटिसिज्म के भी घेरे में रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे काफी तरह से अमेंड करने की कोशिश की गई और सेंट्रलाइज्ड पावर अपने पास रखने की कोशिश की गई। काफी लोगों को इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के नाम से इमरजेंसी लगा के काफी लोगों को जेलों में भेजा गया, प्रेस पे सेंसरशिप की गई। तो ये सारी चीजें एक ब्लैक स्पॉट है कांग्रेस के ऊपर भी, कि भाई उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मजल डाउन करने की कोशिश की है। लेकिन फिर जब सरकार बदलती है और मोरारजी देसाई की सरकार आती है, 44th अमेंडमेंट एक्ट वो लेके आते हैं, इसके काफ़ी प्रोविजंस वो रिवर्स कर देते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस अमेंडमेंट को अपहेल्ड करती है और बोलती है कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, although the parliament is supreme in amending the constitution, but it cannot interfere with the basic structure of the constitution, like फंडामेंटल राइट्स हुए या फिर फेडरलिज्म हुआ, सेकुलरिज्म हुआ, जुडिशियल रिव्यू हुआ, इन सारी चीजों से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। आप बाकी ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेबल। yes. तो एवर चेंजिंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके साथ ही उसका जो कोर है वो नहीं बदला जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का कोर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो नहीं बदला जा सकता। तो ये कांग्रेस के लिए जो ब्लैक स्पॉट था, इमरजेंसी, बीजेपी के लिए एक जो आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट रहा है उनका कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जी, उसकी शुरुआत से ही अभी भी हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के काफी शोर हो रहा है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक कमेटी बनाई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी। अब वो विधेयक जो है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भी आएगा। अगला चुनाव उस वन नेशन वन इलेक्शन के तहत शायद मुमकिन है। उससे पहले डिलिमिटेशन होना है, सेंसस होना है। तो बहुत सारी चीजें इस टर्म में अभी होनी है ऐसी जिस पर सबकी नजर है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर भी नजर है। राइट। अभी ये 129th अमेंडमेंट एक्ट है, वन नेशन वन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे इस को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर आता है कि भाई हर स्टेट गवर्नमेंट को कब चुनाव में जाना है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना 5 साल का टेन्योर अलग अलग है, उनको सारा क्लब करके आप चाह रहे हो कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक साथ पार्लियामेंट में और एक ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी हो। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होगी। तो अगर इस एक्ट को पास करवाना है गवर्नमेंट को, तो आई थिंक स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा, प्लस स्टेट का भी रेटिफिकेशन इसमें चाहिए होगा विद अ सिंपल मेजोरिटी। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो सरकार की दलीलें थी जी, कि हमेशा देश में जो है साल में चुनाव ही होते रहते हैं, कभी एक राज्य में चुनाव, फिर दूसरे राज्य में चुनाव, तो ऐसे जो है वो विकास के कार्यों पर रुकावट आती है और लोगों के हित में काम नहीं हो पाते। लेकिन अभी हमने देखा रिसेंटली बिहार में चुनाव हुए, बिहार चुनाव परसों है और आज महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपए जा रहे हैं। तो भाई कहाँ, ये तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई कि कहाँ अफेक्ट कर रहा है ये जब आप पैसे दे रहे हैं मतदाताओं के खातों में, नागरिकों के खातों में, तो ये पॉलिसी मेकिंग से लेकर के स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ अफेक्ट कर रहा है। इसके लिए ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कि भाई पब्लिक एक्सचेकर को काफी महंगा पड़ता है, हर साल 2-3 चुनाव करवाने पड़ते हैं अलग अलग स्टेट्स में, काफी मशीनरीज का मोबिलाइजेशन किया जाना पड़ता है। तो देखिए, डेमोक्रेसी इज नॉट चीप, इट इज कॉस्टली। इफ यू डेमोक्रेसी इज एक्सपेंसिव, इफ यू हैव टू अपहोल्ड इट, यू हैव टू स्पेंड। तो आप उस पे स्पेंडिंग पे कॉम्प्रोमाइज, अगर 10-12 हज़ार करोड़ का भी आपका बजट नहीं है, इतने बड़े 4th रैंक जीडीपी है आपका अक्रॉस द 5 ट्रिलियन जीडीपी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आप 10,000 करोड़ अगर अपने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए नहीं खर्च कर सकते, तो दैट आर्ग्यूमेंट डजंट स्टैंड। नेक्स्ट आपने ये लिखा है मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो आरोप बीजेपी पर लगते रहे, जो सारी एजेंसीज है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, या उसके अलावा आईटी हो, चुनाव आयोग हो, मोस्ट रिसेंटली काफी क्रिटिसिज्म इलेक्शन कमीशन का होता आया है। तो मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ये हमने देखा है कि जब भी कोई सरकार पावरफुल मेजॉरिटी के साथ आती है, वही इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था, जब वो
बहुत पावरफुल खुद को मान रही जी। थी, मजबूती से सरकार चला रही थी कांग्रेस की। वही हम बीजेपी के साथ भी देखने मिल रहा है हमें कि जब भी कोई सरकार मजबूत मेजोरिटी के साथ आती है, फुल प्रूफ मेजोरिटी के साथ आती है, तो ऐसे आरोप लगते रहे। इंडिविजुअल के फ्रीडम्स को कहीं ना कहीं कर्ब करने की कोशिश करते हैं, फ्री स्पीच को कर्ब करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने इंदिरा गांधी जी के समय में भी देखा और अभी के समय में भी आप थोड़ा बहुत महसूस करते होंगे कि इन सरकारी मशीनरीज का या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का कैसे थोड़ा बहुत मिसयूज हो रहा है टू फेवर द रूलिंग डिस्पेंसेशन। तो ये काफ़ी कंसर्निंग है। इसी वजह से लोगों को लगता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट है अंडर बीजेपी रेजिम। अंडर बीजेपी रेजिम और मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशन में तो अभी विपक्ष का जो ट्रेंडिंग इशू है, वोट चोरी। राइट, वोट चोरी जो शो से उठाया जा रहा है मुद्दा, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स बना रहा है, उसमें कितनी डुप्लीकेसी है, कितनी धांधली है। तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का हम दावा करते हैं, लेकिन हमारे इलेक्टोरल रोल्स में इतनी दिक्कतें हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल के घेरे में है। और ये इसीलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देखें तो इलेक्शन कमीशन एक बायस तरीके से काम करता हुआ दिख रहा है। मतलब इन जनरल कोई भी आदमी उसको देख के समझ सकता है जो भी उनकी गतिविधियां चल रही हैं वीजा वी गवर्नमेंट की, जो भी काम चल रहे हैं। तो ऐसी बॉडीज जो हमारे डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के साथ हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर ऐसे बॉडीज भी कॉम्प्रोमाइज होने लगे तो फिर थोड़ा सा डेमोक्रेसी क्वेश्चन के घेरे में आ जाती है कि भाई वेदर इट्स गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। तो अब ऐसी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होती है अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन की, तो उसको वापस से स्टेबलाइज करना, रीइंस्टेट करना भी कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है। तमाम आरोपों के बावजूद भी भारत के जो लोग हैं उनका भरोसा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर और लोकतंत्र पर है। तभी ये हम देख सकते हैं कि जब भी वोटिंग होती है, बढ़ चढ़कर मतदान होता है, अपनी सरकार चुनने के लिए लोग अपने घरों से निकल करके आते हैं और उन्हें विश्वास है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पर कि उनके सुरक्षा का, उनके सम्मान का और जो ह्यूमन डिग्निटी है उसकी संविधान रक्षा करता है। उस पर कोई भी आंच आए तो भारत का संविधान उनके साथ खड़ा है, ऐसा भारत के ज्यादातर लोगों को विश्वास है। तभी आज हम एक बेहतर लोकतंत्र की तरफ इस 75 साल में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो पावर पॉलिटिक्स के इस एपिसोड में हमने बात की हमारे संविधान की। कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड, जरूर बताइएगा। बने रहिए पावर पॉलिटिक्स के साथ। थैंक यू।